मैडम क्लास स्टार्ट कर दो, मैंने रिकॉर्डिंग ऑन कर दी है। एक सेकंड, 1 मिनट हमको टाइम दे दीजिए। ठीक है। हाँ, अब कर सकते हैं आप, है ना? स्टार्ट कर दिया, आप क्लास स्टार्ट कर दो मैम। जी जी। पिछली क्लास में हम लोगों ने पूरी सैद्धांतिकी को एक तरह से मैंने तुम लोगों के सामने रखा एक रिवीजन के तौर पर। और इस क्लास में मैं सोच रही हूँ कि हम एक टेक्स्ट बुक का रिवीजन शुरू करेंगे। ठीक है, तो थोड़ी सी आदिवासी अस्मिता पर थोड़ी सी बात चर्चा करते हुए फिर मैं टेक्स्ट बुक कविताएं जो पाठ्यक्रम में है आपकी उन पर मैं आ जाऊंगी। हम सब जानते हैं कि आदिवासी लेखन जो है वो हिंदी में तमाम अस्मितावादी विमर्शों में सबसे नवीन लेखन है। आज के समय में आदिवासी समुदाय को साहित्य में एक बहुत ही अच्छा स्पेस और स्कोप दोनों ही मिल रहा है। यह भी देखते हैं कि जो कुछ समकालीन साहित्य है, विशेष तौर से कविताओं के क्षेत्र में आदिवासी समाज की उपस्थिति विशेष तौर से दर्ज हुई है। जिस तरह से स्त्री विमर्श का आरंभ हम यदि देखते हैं तो उसमें आत्मकथाएं बहुत लिखी गई, लेकिन आदिवासी विमर्श में आत्मकथाएं नहीं लिखी हुई मिलती हैं। आदिवासी विमर्श का आरंभ एक तरह से कविताओं से ही होता है। ऐसा क्यों है, यह भी एक प्रश्न हमारे आपके मानस में उठ सकता है। जैसा कि मैंने शुरू में भी बताया था कि आदिवासी विमर्श स्वानुभूति की जगह सह अनुभूति को महत्व अधिक देता है। तो जहां हम सह अनुभूति की बात करेंगे तो वहां आत्मकथात्मकता जैसी चीज नहीं उभर करके आ सकती है। जहां बहुत ज्यादा स्व की बात होगी, जहां बहुत ज्यादा मैं की बात होगी, वहां आत्मकथा लेखन का बीज अधिक प्रस्फुटित होता है। लेकिन जब हम सह अनुभूति की बात करते हैं तो वह सह अनुभूति ऐसा लगता है कि काव्य में ही अधिक फैलता हुआ हमें देखने को मिलता है। इसलिए कविताएं अधिक लिखी गई हैं और उन कविताओं में भी आदिवासियों का जीवन, उनकी स्थितियां, उनके जीवन संघर्ष और उनकी आकांक्षाओं और स्वप्नों की अभिव्यक्ति देखने को मिलती है। लेकिन वहां कोई एक व्यक्ति की इच्छाएं आकांक्षाएं नहीं है, वहां पूरे समुदाय, पूरे समूह की इच्छाएं और आकांक्षाएं अभिव्यक्त हो रही हैं। दूसरा, यह भी कविता से अधिक ज्यादा कनेक्ट है आदिवासी विमर्श। इसके पीछे यह कारण भी है
कि जो हमारी मौखिक परंपरा रही है, वह काव्यात्मक रही है, क्योंकि मौखिक रूप से गीतों की प्रधानता अधिक रही है समाज में, है लोकगीत। तो यह मौखिक वाचिक परंपरा का एक हिस्सा रहा है। इसलिए उन्हीं का एक परिवर्तित रूप है, उन्हीं गीतों का एक परिवर्तित परिष्कृत रूप जो है वह कविता में देखने को मिलता है, उसके माध्यम से हमारे सामने आता है। इसलिए आदिवासी साहित्य की विधाओं में कविता सर्वाधिक महत्वपूर्ण विधा रही है। यह भी माना गया है कि कविता में, मैंने कहा कि केवल उनके भोगे हुए सत्य यथार्थ की अभिव्यक्ति नहीं है, बल्कि आदिवासी समाज के सामाजिक जीवन संघर्ष को अधिक अभिव्यक्ति मिली है ना? मैंने जिक्र किया सुड़का सोरेन कविता का, जिसमें वो तमाम आदिवासी समाज और समुदाय के संघर्षों, दुखों, चुनौतियों और सामाजिक विद्रोहों को स्वर दिया गया है। स्त्री जीवन संघर्ष को, जो दोहरा जीवन संघर्ष होता है, उस संघर्ष को दिखाया गया है। विस्थापन की समस्या को आदिवासी कविताओं के माध्यम से दिखाया गया है। अशिक्षा का अभाव देखने को मिलता है, जिसकी वजह से स्त्रियां उतनी स्वावलंबी और स्वतंत्र नहीं हो पा रही हैं। कहीं ना कहीं अपने अधिकार को उस तरह से ग्रहण नहीं कर पा रही हैं। गरीबी एक बड़ा प्रश्न है, अभाव, जीवन का अभाव, भूख, और इन सब के साथ साथ आदिवासी अस्तित्व का संकट, जिनसे जन, जंगल और जमीन बेदखल किया जा रहा है उनको वहां से, यह प्रश्न प्रमुखता से देखने को मिलता है। जैसे एक उदाहरण हम ले सकते हैं कि झारखंड की बहुत सुप्रसिद्ध कवयित्री हैं निर्मला पुतुल। उनकी उनमें एक बहुत ही ओजस्वी चेतना, जिस सुड़का सोरेन शीर्षक का जिक्र मैंने किया, चुड़का सोरेन, वह निर्मला पुतुल की ही एक कविता है। और हिंदी कविता में वे बड़ी मजबूत उपस्थिति के साथ आती हैं। एक और उनकी कविता है जो बहुत ही लोकप्रिय है, नगाड़े की तरह बजते शब्द। दूसरे महत्वपूर्ण कवि हैं रामदयाल मुंडा। रामदयाल मुंडा के यहाँ भी आदिवासी समाज का विस्थापन तो है ही। जो मैंने कहा कि आदिवासी साहित्य में प्रकृति का रागात्मक संबंध और रागात्मक चेतना देखने को मिलती है। रामदयाल मुंडा की कविताओं में आप देखेंगे कि उनकी कविताओं में प्रकृति और मनुष्य के आदिम राग विराग मौजूद हैं। और धीरे धीरे उनकी कविता, ऐसा नहीं है कि केवल समस्याओं को ही लेकर कविताएं लिखी गई हैं। आदिवासी कविताएं केवल आदिवासी जीवन के संकट और समस्याओं से ही भरी हुई कविताएं नहीं हैं। वो मनुष्यता को एक आदिम राग सुनाने वाली कविताएं हैं, जो हम सामान्य तौर पर नहीं सुन पाते हैं। हमारे भीतर की सोई हुई संवेदना को कैसे जागृत करती हैं वे कविताएं। प्रकृति के साथ मनुष्य का संबंध किस तरह होना चाहिए।
उनकी कुछ और कविताओं का मैं जिक्र करते हुए थोड़ा आगे बढ़ूंगी। मैं इनकी कविता निकाल रही हूँ। तुम लोग रामदयाल मुंडा की कविता, यह कविता इनकी है ना, हे समय के पहरेदारों। एक और जनी शिकारिया भी कविता तुम्हारे पाठ्यक्रम में है। हम्म। यस मैम, है ना। ये इनकी रामदयाल मुंडा पे थोड़ी हम चर्चा करें। उनकी कविताएं हमारे पाठ्यक्रम में जो हैं, जड़ी बूटी पीसने की तरह, है ना। यह छोटी छोटी कविताएं हैं, लेकिन बहुत ही गीतात्मक भावों को लिए हुए हैं। उन्होंने, रामदयाल मुंडा ने, आदिवासी विश्व दृष्टिकोण और आदिवासी जीवन मूल्यों के आधार पर अपनी कविताओं की रचना की है। उनकी कविताओं में समूची सृष्टि, प्रकृति का विविध रूप, मनुष्य और मानवेतर समाज के प्रति एक गहरी प्रतिबद्धता देखने को मिलती है। वे भारत के मूल निवासी आदिम मनुष्य, आदिवासियों के साथ खड़े हैं, और उनकी कविताओं में सखुआ वृक्ष का जिक्र आता है। इस सखुआ वृक्ष के बहाने समूची सृष्टि के वृक्षों, वनस्पतियों और उसकी हरियाली को सहेजने का एक निरंतर प्रयास उनकी कविताओं में हमें देखने को मिलता है। यह क्या संकेत है, किस चीज का संकेत है?
यह तत्कालीन समय के प्रति एक चिंता व्यक्त की गई है। चिंता कैसी है? क्योंकि निरंतर जंगल और पेड़ नष्ट हो रहे हैं, काटे जा रहे हैं। आज के समय में जंगल की हरियाली को बचाना आदिवासियों के लिए एक बड़ी चुनौती बनती जा रही है, क्योंकि जंगल पर पहरेदार बैठा दिए गए हैं और उनका पलायन हो रहा है, जो जंगल के आदि निवासी हैं। इसलिए इस कविता में ऐसा नहीं है कि किसी स्थानीय विशेष की कविता है ना? उस स्थानीयता के माध्यम से कवि जो है वो वैश्विक स्तर की चिंता कर रहा है। विश्व भर में हम देख रहे हैं कि पर्यावरण और जंगलों को काटने पर रामदयाल मुंडा के यहाँ एक चिंता व्यक्त की गई है। वह चिंता इस समूची सृष्टि के नष्ट होने की चिंता है, क्योंकि निरंतर जंगल काटने से हरियाली कम हो रही है, हवा प्रदूषित हो रही है, ग्लोबल वार्मिंग, एक वैश्विक जो तापमान है, उसका संतुलन बिगड़ रहा है। निरंतर इस चीज को हम देख रहे हैं। पहाड़ों के ग्लेशियर पिघल रहे हैं और आप देखिए, जिस पर्यावरण विमर्श की बात आज की जा रही है, आज का सबसे बड़ा मुद्दा है पर्यावरण विमर्श। वह पर्यावरण विमर्श आदिवासी कवियों के यहाँ बड़ी सजगता से आया है। आदिवासियों की कविताओं में एक गहरी चिंता समाई हुई है। वह चिंता पर्यावरण की चिंता है। यह कविता कोई भावुक अभिव्यक्ति नहीं है, बल्कि एक संश्लिष्ट संवेदना का एक बहुत ही सुंदर संसार रचने वाली कविता है। और कविता पढ़ करके सचमुच हम विवश होते हैं कि हमारी पर्यावरण की रक्षा, हम जिस तरह से दावे कर रहे हैं, जिस तरह से विज्ञापन दे रहे हैं अपने पर्यावरण को की रक्षा के लिए, वैसे सजग नहीं है। पर्यावरण बचाना है, पानी बचाना है, नदी बचाना है, ये सिर्फ एक विज्ञापनवादी मानसिकता बन करके रह गई है। लेकिन जब हम रामदयाल मुंडा को पढ़ते हैं, यदि संभव हो तो तुम सब अपने सामने टेक्स्ट रख लो, है ना? उनकी जो छोटी छोटी कविताएं हैं, जिसमें एक कविता है जड़ी बूटी पीसने की तरह, है ना कविता? यस मैम। हाँ, तो तुम लोग उसको सामने रख सकते हो। उनका एक काव्य संग्रह आया था सेलेद करके, जिसका अर्थ होता है विविधताओं से भरा हुआ, विविध। उसी संकलन से यह कविता ली गई है और उसकी जो भाषा है, मूल भाषा, वो कुछ मुंडारी में लिखी गई है और कुछ नागपुरी। नागपुरी और मुंडारी ये दोनों भाषाएं झारखंड की भाषाएं हैं, झारखंड की मातृभाषाएं हैं, वहां के आदिवासी समाज की। और इसका प्रकाशन लगभग 1967 में हुआ था। और इसे पाठ्यक्रम में भी रखा गया। रांची विश्वविद्यालय में जनजाति एवं क्षेत्रीय भाषा विभाग का जब निर्माण किया गया,
तो उसके पाठ्यक्रम में इसे सम्मिलित किया गया और इस पर काफी चर्चा की गई। यह एक प्रेम की भी महत्वपूर्ण कविता है। एक बार पूनम एक बार इस कविता को पढ़ना बेटा। किसी के पास है? हम कौन सी जड़ी बूटी पीसने की तरह? हाँ, जड़ी बूटी को पढ़ो। यस मैम। जड़ी बूटी पीसने की तरह गर्म लोहा कराने की तरह तुमने मुझे पीस डाला, मिला डाला, मैं घुल ही गया। तुमने यह मन तुमने यह मन मिल ही गया, तुमने यह मन मिल ही गया। कपड़ा रंगने की तरह, मिट्टी लीपने की तरह तुमने मुझे लीप दिया, पोत दिया। तुम्हारे रंग में रंग ही गया, तुम में यह मन मिल ही गया, तुम में यह मन मिल ही गया। काई फल तोड़ने की तरह, कोई साग टूंगने की तरह तुमने मुझे तोड़ लिया, टूंग लिया। मैं छिनक ही गया, तुम में यह मन मिल ही गया, तुम में यह मन मिल ही गया। मैं बस इतनी ही। इसमें जो ये छिनक शब्द है, ये अपने आप में यस मैम, इसका मीनिंग नीचे अलग दे रखा है, अलग। हाँ, छिनक मतलब होता है वही अलगाना, लेकिन अलगाना किस तरह से अलगाना? किसी डाली से जबरन छिनगा देना। और वो छिनगाने से अस्तित्व मिट जाता है। एक जो अस्तित्व है, एक अस्मिता है, तुम देखो कि उनके यहाँ जो काव्य सौष्ठव है, एक नया सौंदर्य बोध, जल जंगल जमीन के लिए संघर्ष करते और अपने अस्तित्व और अस्मिता की रक्षा करते आदिवासियों के का सौंदर्य है, यानी कि श्रम का सौंदर्य। जैसे प्रेमचंद ने लिखा था कभी कि हमें सौंदर्य की कसौटी बदलनी चाहिए। उन्होंने कहा कि एक ऐसा समय था जब हम किसी व्यक्ति के सौंदर्य को, उसके शासन को निहारते थे, देखते थे, लेकिन आज समय परिवर्तित हो गया है और आज के समय में एक गरीब की झोपड़ी और उसकी शुष्कता का चित्रण भी महत्वपूर्ण हो गया है।
आज कुम्हलाए और आंसुओं से सिक्त मुंह का चित्रण होना भी आवश्यक है। तो यह आदिवासी साहित्य क्या है? उसी तरह का कुम्हलाए और आंसुओं से सिक्त मुंह नहीं है। उसको किसी को इस तरह से, जैसे निराला की वह तोड़ती पत्थर कविता याद करो। उस कविता में एक पंक्ति आती है कि देखा मुझे इस दृष्टि से जो मार खा रोई नहीं। कल्पना करो कि अपने आप में कितना एक नया सौंदर्य बोध है, एक नया सौंदर्य शास्त्र रचा जा रहा है। किसी व्यक्ति को इतना प्रताड़ित करो और उसे रोने भी मत दो। आज के समय में आदिवासी समूह के साथ इसी तरह की प्रताड़ना हो रही है। उनको छिनगा देना, वो बिलग नहीं होना चाहते हैं। ये एक गहरी प्रतीकात्मक कविता है। किसी को डाली से बिलगा देना, वो अलग होना ही नहीं चाहता। ये विस्थापन की एक बहुत गहरी पीड़ा इस एक शब्द में दिखाई दे रही है। और आदिवासियों के सौंदर्य को एक नई ढंग से देखने की बात भी यहां हो रही है। क्योंकि याद करो कि झारखंड में 1978 ईस्वी में एक बहुत बड़े स्तर पर जंगल आंदोलन हुआ। उनकी एक और कविता है जिसमें वो साल वृक्ष पर कविता लिखते हैं। साल वृक्ष को बहुत बड़ी मात्रा में काटे जाने लगे। इस पर एक बड़ा आंदोलन हुआ और उनको काट करके उनके बदले में दूसरे पेड़ लगाए जा रहे थे। यानी कि प्रकृति के साथ भी किस तरह से छेड़छाड़ हो रहा है। यह एक प्रकार से वृक्ष आधारित आदिवासी संस्कृति पर किया गया एक प्रहार था। और रामदयाल मुंडा एक बुद्धिजीवी कवि तो बुद्धिजीवी ही होता है, एक सजग होता है, चेतनशील होता है, अपने समय की के पदचाप को सुनने वाला होता है। इसलिए वे साल वन से काटे जा रहे साल वन से बहुत गहरे आहत होकर के और अपनी कविता में शाल वन की पीड़ा को स्वर देते हैं। जब हम इन कविताओं में आदिवासी जीवन की तलाश करेंगे तो हमें उन जीवन मूल्यों की भी तलाश करनी पड़ेगी। जिन जीवन मूल्यों में सहभागिता, सहयोगिता, सहजीविता, यह सहजीविता जो है वो मनुष्य और मनुष्य के बीच के सह संबंधों को ही नहीं व्याख्यायित करती है, बल्कि मनुष्य और पर्यावरण के बीच के सह संबंधों को परिभाषित करती है। यानी कि हमें प्रकृति के बीच में रह करके प्रकृति के अनुसार भी अपने जीवन को भी परिवर्तित करते हुए जीना है। ऐसा नहीं है कि हम किसी नदी में जाकर के नहा रहे हैं और खूब साबुन, खूब शैम्पू, खूब भौतिक उत्पाद ले जाकर के उस नदी को गंदा कर रहे हैं। तो यह सहजीवन नहीं है, यह सहभागिता का जीवन नहीं है। आप किसी को परेशान कर रहे हैं, आप प्रकृति को नष्ट कर रहे हैं। सहभागिता का जीवन प्रकृति के अनुकूल अपने को ढाल लेना, बहुत ही कम भौतिक इच्छाओं को रखते हुए वहां अपने जीवन को जीना, यह सहजीविता है। और यह आदिवासी जीवन का एक बहुत बड़ा मूल्य है जो हमें रामदयाल मुंडा की कविताओं में दिखाई देता है।
क्योंकि यहाँ सामूहिकता, सहभागिता और सहजीविता को बड़े स्तर पर उठाया गया है। उनकी जो एक कविता, ये शाल वन वाली है, इसका थोड़ा सा मैं अंश पढ़ूंगी। कथन शाल वन के अंतिम शाल का, यानी कि वह शाल एक वृक्ष नहीं है, एक मामूली वृक्ष नहीं है। किस तरह से उसको एक प्रतीक के तौर पर प्रयुक्त किया गया है। जंगल में एक पेड़ फिर एक पेड़ कटता है। अब यहां देखो कि अचानक जंगल नहीं परिवर्तित होता, अचानक जंगल खत्म नहीं होता है, लेकिन जिस तरह से बूंद बूंद संचय करने से घड़ा भर जाता है और बूंद बूंद गिराने से वह घड़ा खाली भी हो जाता है, वैसे ही जंगल को भी पहले एक पेड़ फिर एक पेड़ फिर एक पेड़ ऐसे करके कैसे खत्म किया जा रहा है। वे लिखते हैं, जंगल में एक पेड़ फिर एक पेड़ कटता है और शहर चुपचाप जंगल की तरफ एक कदम फिर एक कदम बढ़ता है। क्या लिखा है? ये पेड़ नहीं कट रहे हैं, पेड़ कटने के साथ उसके भीतर उस जंगल में शहर घुस रहा है। और शहर कैसे घुस रहा है? जब वो प्रवेश कर जाएगा तो समूची जंगल को ही खत्म होना पड़ेगा। शहर जंगल पर आक्रमण करता है कि एक जंगल एक पेड़ भर रह जाए। शहर आक्रमण कर रहा है जंगल पर। तुम पूरे बनावट देख लो किसी भी महानगर का, कि बनावट, जो महानगर कितनी तेजी से विकसित हो रहे हैं और कहाँ विकसित हो रहे हैं, जंगलों को की तरफ बढ़ रहे हैं। महानगर निरंतर जंगलों की तरफ बढ़ रहे हैं। जंगल में ही उनकी घुसपैठ हो रही है और पहले वो घुसपैठिए की तरह बढ़ते हैं और फिर उसके बाद वो जंगल को नष्ट करके और चाहते हैं कि समूचा जंगल सिर्फ एक पेड़ में समा करके रह जाए, एक पेड़ भर रह जाए और जंगल की सभी चिड़िया भी एक पेड़ भर रह जाए। सोचो। ये शाल वृक्ष, सखुआ वृक्ष, बहुत सारे ऐसे वृक्ष हैं, करंज के वृक्ष, चिरौंजी के वृक्ष, महुआ के वृक्ष। इन वृक्षों को आदिवासी समाज में काटना वर्जित माना गया है। इनको जड़ से नहीं खत्म किया जाता है। इन वृक्षों के काटने की भी एक पद्धति है। पद्धति क्या है कि उन्हें जब भी काटा जाए तने के ऊपरी हिस्से से काटा जाए ताकि उनसे फिर टहनियां निकलें।
वे पेड़ को, समूचे पेड़ को नष्ट नहीं करते हैं, हमेशा सूखी लकड़ियों और सूखे हुए पेड़ को ही वे काटते हैं। उनकी एक जीवन पद्धति है पेड़ काटने की। क्योंकि वे जानते हैं कि यदि जंगल के पेड़ काट दिए जाएं तो स्वयं उनके जीवन की संस्कृति, उनका खान पान, उनके पर्व उत्सव सभी पर बहुत विपरीत प्रभाव पड़ेगा। इसलिए वे जंगल को उसके प्राकृतिक स्वरूप में ही रहने देना चाहते हैं। तुम देखो कि एक बहुत ही अच्छा पर्व मनाया जाता है सरहुल। इसका जिक्र भी आया है, एक कविता जो हम लोग पढ़ रहे थे उसमें सरहुल का जिक्र आया है। सरहुल क्या है? सरहुल जो है वो पूरी तरह से प्रकृति आधारित उत्सव है, जो वृक्षों पर आधारित है। उसमें जो स्त्रियां या पुरुष श्रृंगार भी करते हैं वो पेड़ के पत्तों से करते हैं, वृक्षों के पत्तों से अपना श्रृंगार करते हैं। क्योंकि आदिवासी संस्कृति, आदिवासी जीवन का मूल आधार वृक्ष है। अब यहाँ कैसे इस सरहुल नृत्य से, इस सरहुल पर्व से रामदयाल मुंडा की कविताएं जुड़ी हुई हैं, जिस वे साल वृक्ष के काटने पर दुख व्यक्त कर रहे हैं, उससे एक बहुत गहरा आदिवासी जीवन जुड़ा हुआ है, आदिवासी जीवन के उत्सव जुड़े हुए हैं। जैसे हम सब जानते हैं कि हमारे यहाँ भारत वर्ष में जहां हम रहते हैं, यहाँ सभी पर्व और उत्सव कृषि आधारित है। हमारी संस्कृति कृषि संस्कृति है। हम ऋषि संस्कृति से कृषि संस्कृति की तरफ आए हैं। आदिवासी संस्कृति ऋषि संस्कृति है। ऋषि मुनि रहते थे जंगलों में, और संस्कृति देखा जाए तो मूल रूप से वहीं से विकसित हुई। वनों से ही हमारी अरण्यक संस्कृति रही है। संस्कृति का विकास ही जंगलों से हुआ, वनों से हुआ, आदिम मनुष्यों के द्वारा हुआ और प्रकृति से गहरे तादात्म्य के फलस्वरूप हुआ। सरहुल पर्व तब मनाया जाता है आदिवासी समाज में जब साल वृक्ष में फूल आने लगते हैं। यानी कि साल वृक्ष के में फूलों का आगमन मनुष्य के जीवन में एक उत्सव बनकर के आता है। कहाँ तो उस साल वृक्ष के फूलों के साथ उस समाज में रहने वाले लोगों का गहरा तादात्म्य है, और कहाँ उस साल वृक्ष को पूरी निर्ममता के साथ नष्ट किया जा रहा है। अब सोचो, वो साल वृक्ष के नष्ट होने के साथ साथ संस्कृति भी नष्ट हो रही है। लोक में कहा जाता है, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। बांस को ही नष्ट कर दो, बांसुरी फिर बजेगी कैसे? ये बांसुरी का बजना ही तो हमारी संस्कृति है, और संस्कृति का मूल आधार तो वो बांस ही है। तो सोचो कि आदिवासी समाज में फूलों के प्रतिनिधित्व के तौर पर साल पुष्प को प्रतिष्ठित किया गया है।
ये शरहुल जो शब्द है ये नागपुरी भाषा का शब्द है और इसका अर्थ होता है सरई समूह, सरई हुल। ये सरई हुल क्या है? अर्थ विस्तार के तौर पर हम देखें तो इसका अर्थ यह है कि शाल वृक्ष में फूल के माध्यम से सारी प्रकृति में एक नवता का विस्तार हो रहा है। वो सूचना है, नए वर्ष के आगमन की सूचना, एक नूतनता की सूचना। मैंने कहा ना कि जब हमारे जीवन में सृष्टि जो है वो सृजन में स्वयं भी एक नए रूप में परिवर्तित हो जाती है। एक माँ बच्चे को, शिशु को जन्म देती है तो एक माँ का भी जैसे पुनर्जन्म हो जाता है, शिशु का ही जन्म नहीं हो रहा है। बहुत गूढ़ रहस्य है यह। मैंने कहा कि एक पेड़ से जब पुराने पत्ते झड़ जाते हैं और उस पेड़ पर नए पत्ते आ जाते हैं तो उस वृक्ष को भी एक पुनर्जीवन मिल जाता है। मान उसमें भी एक नवीनता आ जाती है, एक नवता आ जाती है। हम यह नहीं कहते हैं कि यह वृक्ष बूढ़ा हो गया, यह वृक्ष पुराना हो गया, वह फिर नए पत्तों से आच्छादित हो जाता है, भर जाता है। तो प्रकृति परिवर्तित होकर के, परिवर्तनशील होकर के एक नए रूप को रचती है, एक नया स्वरूप धारण करती है। इसलिए सृष्टि सदैव नूतनता की सूचक है। यह परिवर्तन भी नित्य नूतनता को ही दर्शाता है। एक आदिवासी समाज में जब हम बहुत गहरे धंसते हैं तो हमें पता चलता है कि आदिवासी गांव में प्रकृति की बहुत विधिवत पूजा होती है और एक पाहन द्वारा, मतलब उनकी एक जाति है पाहन, बैगा जनजाति, उनके द्वारा उस पूजा से पहले, प्रकृति की उस पूजा से पहले कोई भी वन से फूल या पत्तियां नहीं तोड़ करके लाता है और न ही उन्हें ग्रहण करता है। जैसे हमारे यहाँ भी होता है, कृषि संस्कृति से जो जुड़े हुए हैं, हम सब जुड़े हुए हैं कृषि संस्कृति से, तो एक नवान होता है हमारे यहाँ। नए जब अन्न आते हैं, नई फसल आती है, तो नए अन्न को पहली बार किस दिन हमें ग्रहण करना है उसका दिन भी निर्धारित किया गया है, तय किया जाता है कि सबसे पहले आज नवान होगा, आज नए अन्न हमारे घर में आएंगे और कैसे उसको ग्रहण किया जाएगा। उससे पहले कोई भी उस अन्न को ग्रहण नहीं करता है। वो एक उत्सव होता है, नवान एक उत्सव होता है। तुम रेणु की कहानियों में ये शब्द आया है और तुम पढ़ोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि नवान क्या होता है। उनकी एक लाल पान की बेगम कहानी है, बहुत अच्छी कहानी है। उस कहानी में इस कृषि संस्कृति को दिखाया गया है कि किस तरह से उसके घर में बैल आते हैं, फिर बैलगाड़ी आती है, फिर उसकी कृषि समृद्ध होती है, फिर उसके घर में नवान होता है। और रेणु एक ऐसे बड़े साहित्यकार हैं, उनके यहाँ तो खुद भी तुम देखोगे कि बहुत सारी भाषाएं और संस्कृति, बल्कि आदिवासी समाज और संस्कृति का भी बहुतायत वर्णन उनके यहाँ हुआ है।
रेणु के साहित्य में, रेणु की कहानियों में, उनके उपन्यासों में। तो इसी तरह से एक विधिवत पूजा की एक पद्धति है, उससे पहले कोई जंगल से फूल और पत्तियां नहीं लाता है। यानी कि प्रकृति में जब एक नवता आई है, एक नयापन आया है, तो हम उस नयापन का स्वागत किस तरह से करें। ये 2-3 कविताओं में सरहुल का जिक्र हुआ है, इसलिए मैं इस पर बहुत विस्तार से चर्चा कर रही हूं कि तुम जब व्याख्या लिखोगे तो ये बताओगे उसकी गहराई में जाकर के कि सरहुल होता क्या है। और साल वन यदि कहीं आ रहा है, साल वृक्ष का जिक्र आ रहा है, तो उस साल वृक्ष का आदिवासी समाज से क्या संदर्भ जुड़ा हुआ है, प्रकृति से उनका कितना गहरा नाता है। ये कविता तुम लोग को पढ़नी है क्या? रामदयाल मुंडा की, हे स्वर्ग के परमेश्वर, पृथ्वी की धरती माता। उनका जो रामदयाल मुंडा का जो केंद्र है वह झारखंड है, इसलिए उनकी कविताओं में, जितनी भी कविताएं हैं उनमें झारखंडी जनजीवन, झारखंडी नृत्य गीत, बड़ी सूक्ष्मता के साथ उनका वर्णन मिलता है। उनके गीतों का अनुवाद किया गया, क्योंकि रामदयाल मुंडा ने बहुत सारे, मैंने बताया ना कि बहुत सारी संथाली भाषा में, नागपुरी भाषा में उन्होंने गीत रचा है ना। उनका एक बहुत ही विश्व बंधुत्व को संदेश देने वाला एक बहुत अच्छा गीत है, दोस्ती बंधन बांधेंगे प्रीत जोड़ेंगे, एक ही है रक्त नाड़ी, एक ही है गीत कड़ी, एक ही है मांदर धून। ये मांदर शब्द भी आदिवासी कविताओं में बार बार आता है। हे प्रिय आओ प्रिय, दोस्ती का बंधन बांधेंगे प्रीत जोड़ेंगे। उनकी एक और मैम, जो अभी आपने बताया एक शब्द मांदर, इसका मतलब क्या होता है? मांदर भी एक नृत्य है। जड़ी बूटियों का भी बहुत गहरा है आदिवासी समाज से, है ना। जंगलों में बहुत सारे ऐसे जिस पर उनकी कविता है। और वो कहते हैं कि ये जो जड़ी बूटियां हैं, जब जंगल नष्ट हो जाएंगे तो ये सब कुछ नष्ट हो जाएंगी। एक इस हमसे मिलने वाले कंदमूल फल फूल सबके हैं, जड़ी बूटियां बलकल पत्तियां सबकी हैं, वर्षा के पानी के पहाड़ पर से उतरने वाली उर्वरा शक्ति सबकी है, खुद को नष्ट करना है इसलिए जंगल का आदमी मेरी पूजा करता है। ये सखुआ वृक्ष वाली कविता है तुम्हारे पाठ्यक्रम में इनकी।
अब हम थोड़ा सा रामदयाल मुंडा पर हमने बहुत जिक्र कर लिया, ठीक है, इनके कविताओं पर, इनके गीतों पर। अब हम लोग एक और ग्रेस कुजूर, महत्वपूर्ण कवित्री हैं तुम्हारे पाठ्यक्रम में, है ना। ग्रेस कुजूर को भी थोड़ा सा पढ़ेंगे। ये सिगनी दई और चंपू दई, ये भी किसी कविता में आया है। 200 मैम। हाँ बोलो मैम, एक और जनी शिकार एक बार करा दीजिए। एक और जनी, जी, वो थोड़ा सा ही हुआ था क्लास में उसका। ठीक है, मैं उस पर भी आ रही हूँ। एक और जनी शिकार, यह स्त्री नेतृत्व को महत्व देने वाली कविता है ना। यानी कि आदिवासी समाज में मैंने बताया कि स्त्रियां बहुत सशक्त हैं, वो कमजोर नहीं है। कहीं भी तुम नहीं देखोगे कि स्त्री हार करके, थक करके जीवन से पलायन कर देती है, नहीं, वह संघर्ष करती है और उस जीवन को, जो जीवन उसे मिला है, क्योंकि वो जिन प्रकृति के बीच रही है, संघर्ष उन प्रकृति से ही उसके भीतर उस संघर्ष की प्रवृत्ति अपने आप स्वतः डेवलप हुई है। जैसे जब हम विपरीत परिस्थितियों में रहते हैं तो हम घबराते नहीं हैं, हम सीख जाते हैं। जो नाविक होता है वो धैर्य भी सीख जाता है, धारा के विरुद्ध चलना भी सीख जाता है। वही उसका संघर्ष होता है, वो उन चुनौतियों का सामना करना सीख जाता है। तो कल्पना करो कि जो पहाड़ जंगल में रहने वाली स्त्रियां हैं, वो वैसी स्त्रियां नहीं है कि जरा सी मुसीबत आई और वो परेशान होकर के छोड़ दिया उन्होंने, नहीं, उन्होंने पहाड़ी नदियों को देखा है कि किस तरह से वो अपना पहाड़ों को तोड़ करके अपना रास्ता बना लेती हैं। उन्होंने पर्वतों को देखा है, शिखरों को देखा है और उनसे दृढ़ बने रहना सीखा है। तो यह इस दृष्टि से, स्त्री सशक्तिकरण की दृष्टि से यह बहुत महत्वपूर्ण कविता है। जनी शिकार की एक परंपरा है आदिवासी समाज में। क्योंकि आदिवासी जो होते हैं वो काल गणना के रूप में करते हैं, युग के रूप में करते हैं, कालों की गणना। उनमें 12 वर्षों का एक युग होने के बाद स्त्रियां जनी शिकार के लिए निकली हैं। 12 वर्ष पहले भी स्त्रियां जनी शिकार पर निकली थीं। स्त्री वेश में और पारंपरिक हथियार के साथ वे वन में शिकार नहीं करती, गांव में शिकार करती हैं। और यह नियमावली है कि जनी शिकार के लिए निकलने के पहले दिन जहां शिकार के लिए जाना है
उस गांव को सूचित करना जरूरी है, ताकि गांव वाले अपने पशु पक्षी धन को बाड़ों में सुरक्षित कर लें। और बाड़े के बाहर छूट गए मवेशी, मवेशी मतलब जानवर, और उड़कर भागी मुर्गियां ही शिकारियों के हाथ में लगती हैं। यानी कि तुम देखो कि आदिवासी समाज में भी स्त्रियां शिकार करने की परंपरा है, और यह एक प्रतीकात्मक है जनी शिकार कविता कि स्त्रियां वहां कमजोर नहीं है, और यह भी नहीं है कि वो पुरुषों की तरह का जीवन नहीं जीने वाली हैं। स्त्री है तो वो घर में ही रहेगी, नहीं, वो बिल्कुल जिस तरह पुरुष बराबरी के साथ घर से बाहर जाकर के संघर्ष करते हैं, जंगलों के बीच से अपनी चीजें लेकर के आते हैं, उसी तरह से वो भी, यानी कि एक तरह से यह जनी शिकार स्त्री संघर्ष की गाथा को ही नहीं दिखाता है, स्त्रियों द्वारा तमाम आंदोलनों में हिस्सा लेने की बात भी करता है। जैसे हम बिरसा मुंडा का जिक्र करते हैं, सिद्धू कान्हू का जिक्र करते हैं, लेकिन क्या हम सिंगी दई और चंपू दई और कैली दई का जिक्र करते हैं? नहीं करते, इतिहास में नहीं है। तुम लोगों ने सुना है कि इन स्त्रियों ने भी आंदोलन में हिस्सा लिया था? नहीं सुना होगा। कहीं न कहीं इतिहास भी इनकी चर्चा, इनका जिक्र करने से बचता रहा। एक पूरा प्रमाण मिलता है कि सिंगी दई और चंपू दई ने के नेतृत्व में मध्यकालीन समय में उन्होंने तुर्कों और पठानों से संघर्ष किया था, उनसे मुकाबला किया था, उनसे लोहा लिया था। कल्पना करो, मध्यकाल में ये स्त्रियां तुर्क और पठानों से जाकर के युद्ध लड़ रही हैं, अपनी जंगल, अपनी जमीन, अपनी राष्ट्रीयता, अपनी चेतना को बचाने के लिए। और ये सिंगी दई के बारे में बताया गया कि पढ़ा राजा की बेटी थी। उन्होंने रोहतासगढ़ के किले की रक्षा करने के लिए पुरुष वेश को धारण करके पारंपरिक हथियार, तीर धनुष, कुल्हाड़ी, बर्छा, भाला, गुलेल, ये सब पारंपरिक हथियार हैं आदिवासियों के। इनके जरिए बहुत सारी स्त्रियों को लेकर के, साथ लेकर के उन्होंने एक रणनीति बनाई थी। और यह रणनीति उन्होंने तब बनाई थी जब उन्होंने देखा कि शरहुल के समय पुरुषों की कम उपस्थिति है, और जो पुरुष हैं वो मदिरा पी करके उत्सव की मदहोशी में मग्न हैं। और उसी समय उन्हें पता चला कि आक्रमण हो रहा है बाहरी, तो उन्होंने उन पुरुषों की परवाह नहीं की, वे खुद मोर्चा संभाल ली। ये जो जनी शिकार है, ये एक प्रतीकात्मक कविता है। ये प्रतीकात्मक किस अर्थ में है कि स्त्रियां भी सशस्त्र बलों के साथ जा करके युद्ध करती रही हैं, मोर्चा लेती रही हैं। आदिवासी स्त्रियां जिनका इतिहास में कहीं नाम दर्ज नहीं है, समझी? वो भी
उस स्तर पर भी अपनी उपस्थिति उन स्त्रियों ने दर्ज की है। और ये पूरा आता है, सुंदरी देवी का नाम आता है। एक बार उसको, उस कविता को थोड़ा और आगे पढ़ना। किसके पास है, किसी के पास है सामने किताब? यस मैम, स्टार्टिंग से पढ़ो, थोड़ा सा तो मैंने पढ़ाया था ना। तो मैम कहाँ से पढ़े, स्टार्टिंग से पढ़े कहाँ से? मैं स्टार्टिंग से पढ़ो। कहाँ है वह फुटकल का गाज, जहाँ चढ़ती थी मैं साग तोड़ने और गाती थी तुम्हारे लिए फगुआ के गीत। जाने किधर है कोमल पत्तियों वाला कोयनार का गाज, जिसके नीचे तुम बजाया करते थे मांदर और बांसुरी। कहाँ हाँ, गई वे सुगंध, यस मैम, कहाँ गई वह सुगंध महुआ और डोरी की, गूलर और केयोत की। कहाँ खो गया बांसों का संगीत, और जाने कहाँ उड़ गई संध्या की सुगंध। सकुआ की पत्तियों में किसने किए हैं सुराख, कैसे बिनूंगी उनकी पत्तियां, कैसे सीऊंगी दोना और पतरी। अब तो बढ़ने लगे हैं दातुन भी टेढ़े मेढ़े। संगीरे कितने चमकते थे पटवा में खोसे हुए तुम्हारे उजले पंख बगुले के, और कितना लहराता था अखरा में नाचते वक्त तुम्हारी तोलोंग का पुतना। कितना सुकून पैदा करती थी रात के सन्नाटे में मांदर की थाप और हवा में घुलते अंगई और डमकच के गीत। अब कहाँ है वह अखरा, किसने उगाए हैं वहां विशैले नाग फने, बार बार उलझता है जहां। तुम्हारे तोलोंग का पुतना क्यों उदास है आज, पटवा के उजले पंख हवा में नहीं तैरते अब। अंग नई और डमकच के गीत सिल गए हैं होठ मेरे धतूरे के कांटों से। मेरा जूड़ा बहुत सूना लगता है संगी सरहुल के फूलों बिना, और लगता है कहीं अटक गया है किसी डाल पर कर्मा का गीत। नहीं सुनाई पड़ता है अब बारिश की बूंदों का वह पत्तियों से झरता हुआ संगीत। नहीं है टोकी में अब प्यार और पिठोर की मिठास, ना सुखड़ी ना रुगड़ा, ना घोंघी और केकड़ा। नहीं बुझती अब प्यास, कादो और चुआ का पानी। ना जाने कौन से देश उड़े क्षितिज के पार वे, हरे खेतों में विचरते बगुले। नहीं खेलती झूमर अब डोभा के पानी में, गीतू और बूदू मछलियां फंसने लगे हैं क्यों कुमुनी में। ढोड़ बहुत दुमुहे और बार बार फिसलने लगी है क्यों हथेलियों से जिंदगी यहाँ मांगुर की तरह। ये संगी क्यों घूमते हो झुलाते हुए खाली गुलेल, जंगल पहाड़ नदी ढोढ़ा तुम्हारी गुलेल का गोढ़ा डूबते हुए लाल सूरज की तरह अटक गया है टहनी में। क्या तुम्हें अपनी धरती की सेंधमारी सुनाई नहीं दे रही? क्या अब भी निहारते हो अपने को दामोदर और स्वर्ण रेखा के काले जल में? किसने की है चोरी भिन सरियों में ठेकी के संगीत की, और उखाड़ी है किसने आजी के जाता की कील। कुटुस तक को उखाड़ कर ले जाएंगे लोग, और तब तुम खोजोगे उसकी बची हुई जड़ों में अपना झारखंड। हंडिया और दारू से सींच कर क्या किसी ने उगाया है कोई जंगल? ये संगीत तानो अपना तरकस नहीं हुआ है भोथरा अब तक। बिरसा आबा का तीर कसकर थामो, टहनी पर अटके हुए सूरज के लाल गोढ़ा को गला दो अपनी हथेलियों की गर्मी से, और फैला दो झारखंड की फुनगियों पर। हिंसरिया में उजास चटकने से पहले बेध डालो। हाँ बेध डालो दामोदर और स्वर्ण रेखा को काली नागिन बनने से पहले, कि देख सको तुम उसके निर्मल जल में सिर्फ मछली की आंख अर्जुन की तरह। और अगर
अब भी तुम्हारे हाथों की अंगुलियां थरथराई तो जान लो मैं बनूंगी एक बार और सिंदगी दई। अब बांधूंगी ये फेटा और यस मैम, सिंदगी दई आ गई। दही का संदर्भ जो मैंने तुम लोगों को बताया, ये जी खोजा हम, ये सिंगी दई का क्या संदर्भ है इस कविता में। तो मुझे वो पूरा संदर्भ, वो एक ऐतिहासिक कालखंड में सिंगी दई द्वारा किया गया युद्ध मिला कि किस तरह से सिंगी दई ने एक पूरे आंदोलन का नेतृत्व किया था, और उस समय हथियार लेकर के स्त्रियां नहीं जाती थीं, इसलिए उन्होंने हथियार उठाने के लिए पुरुष वेश धारण किया, क्योंकि पुरुषों से लड़ना था। अब कल्पना करो, और वैसी परिस्थिति उनके समक्ष खड़ी हो गई थी कि जिस समय सरहुल उत्सव में सारे पुरुष नशे में आनंद मना रहे थे और बेसुध पड़े हुए थे, उस समय उन्हें पता चला कि उन पर एक आक्रमण हुआ है साजिश के तहत, और फिर उस आक्रमण से लोहा लेने के लिए सिंगी दई ने एक नेतृत्व कर डाला, और इतिहास में कहीं भी इसका जिक्र नहीं मिलता। उसी सिंगी दई को याद करते हुए यह कविता उन्होंने 2001 में लिखी, और ये इसकी सबसे महत्वपूर्ण पंक्ति यही है, यानी कि यह कविता स्त्रियों के नेतृत्व क्षमता को दिखाती है कि उन्हें, तुम स्त्रियां हैं इसलिए वे शारीरिक रूप से पुरुषों के बराबर नहीं है, यह मत, इस तरह मत आंको स्त्रियों को, वो उतनी ही ताकतवर हैं। एक स्त्री जो नई सृष्टि का निर्माण कर सकती है, उसकी क्षमता तो बहुत ज्यादा होगी, उसकी क्षमता को कम करके आंकने की कोशिश मत करो। यह एक स्त्री सशक्तिकरण का बहुत ही सुंदर ढंग से निरूपण इस कविता में किया गया है, और इसकी सबसे महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं, और अगर अब भी तुम्हारे हाथों की अंगुलियां थरथराई तो जान लो मैं बनूंगी एक बार और सिंगी दई। बांधूंगी फेटा, बांधूंगी फेटा का मतलब युद्ध का नेतृत्व करने के लिए तैयार हो जाऊंगी, अपनी सारी लाज शर्म को छोड़कर, और कसेगी फिर से बेतरा की गांठ, नहीं छुपेगी अब किसी ग्वालिन की कोई साठ गांठ। है ना, इसमें एक जिक्र मिलता है कि वह नेतृत्व इसलिए असफल रहा कि उसमें स्त्री की दुश्मन एक स्त्री ही बन गई, है ना। उसमें एक दूध बेचने वाली ग्वालिन जो थी, उसने जा करके और पूरा भेद बता दिया कि ये पुरुष नहीं है, ये पुरुष का वेश धारण करके स्त्रियां ही नेतृत्व कर रही हैं, और उनकी पूरी पोल उसने जाकर के खोल दी। इसलिए उनका जो आंदोलन था उसका नाम था हाँ, एक ग्वालिन थी सुंदरी देवी, जो बहुत बड़ी दगा कर गई, और उसने जाकर के
आक्रमणकारियों को बता दिया कि ये स्त्रियां हैं जो पुरुष का वेश धारण करके और लड़ रही हैं, है ना। उसने बादशाह के सेवकों को जाकर के पूरा ब्यौरा दे दिया कि इनका जो गांव है वो कितने घरों का है और हर घर में कितने पुरुष स्त्री रहते हैं, उनकी आर्थिक सामाजिक स्थिति क्या है और ये सरहुल पर्व किस तरह से मनाते हैं। पूरे विस्तार से उसने जाकर के बता दिया। सरहुल पर्व के बारे में बताया कि खद्दी तो लोग जी खोलकर मनाते हैं और 3 दिनों तक सब काम बंद रहता है और फिर पूजा पाठ के बाद घर घर फूल खोसी होता है। इस वजह से उस जो उरांव समुदाय था, उरांव समुदाय की ही ये स्त्रियां थी जो युद्ध लड़ रही थी। सिंगी दई, उस पर रोहतासगढ़ पर तुर्क पठानों का अधिकार हो गया और वहां से उन उरांव समुदाय के लोगों को उन लोगों ने आकर के बेदखल कर दिया। फिर वे उत्तर कोइल नदी है उसके किनारे चलते हुए छोटा नागपुर आ गए और वहां मुड़मा एक जगह है जहां वे मुंडा आदिवासियों ने के साथ वो फिर रहने लगे। पूरे क्षेत्र जो है छोटा नागपुर का जो पठार है, रोहतासगढ़ है ना, झारखंड और पहले बिहार का हिस्सा था, उनका एक पूरा ऐतिहासिक कालखंड इस कविता में कहीं ना कहीं है, समाहित है। तो किस तरह से उन पर आक्रमण करके उन्होंने बहुत बचाने की कोशिश की अपने छोटे से समूह के साथ, अपने छोटे से समुदाय को बचाने की कोशिश की, लेकिन वे सफल नहीं हो पाई और वहां के तुर्क पठानों ने उन्हें बेदखल कर दिया, उजाड़ दिया उस उरांव समुदाय के लोगों को और फिर वो भाग करके पलायन करके छोटा नागपुर आकर के मुंडा आदिवासियों के बीच में रहने लगे। तो ये उरांव महिलाओं में ही सिंगी दई, चंपू दई और कैली दई का नाम आता है। यह माना जाता है कि जो उरांव स्त्रियां होती हैं उनकी पहचान होती है कि वे गोदना अपने ललाट पर और कनपट्टी पर गोदना गुदवाती हैं। जैसे तुम लोगों ने बहुत सारे अगर देखो आदिवासी स्त्रियों को, आदिवासी पुरुषों को भी, तो उनके यहाँ गोदना गुदवाने की प्रथा है। गोदना समझते हो? यस मैम, हाथ में वैसे कर देते हैं मैम, हाथ वगैरह में। हाँ, वो चाकू जैसा। पता नहीं है। पहले तुम देखो स्त्रियां जो होती थी, बाद में ये परंपरा के रूप में ये प्रथा बहुतायत थी और स्त्रियां जो पढ़ी लिखी नहीं होती थी, अपने पति का नाम नहीं लेती थी, अपने पति से बहुत प्रेम करती थी, तो हाथ पर उनका नाम गोदने से लिखवा लेती थी। अभी भी छत्तीसगढ़ में, झारखंड में, तमाम आदिवासी इलाकों में तुम जाकर के देखोगे तो ये गोदने की परंपरा, गोदना गुदवाने की परंपरा स्त्रियों के, पुरुषों के शरीर पर देखने को मिलती है। ठीक है, तो वे अपनी ललाट और कनपट्टी पर गोदना गुदवाती हैं और उन स्त्रियों ने 12 वर्ष के अंतराल में 3 युद्ध लड़े थे, इसीलिए उसका नाम पड़ गया जनी शिकार। जनी मतलब स्त्री, स्त्रियों द्वारा किया गया शिकार। अब उसे उन्होंने एक परंपरा का रूप दे दिया कि हर 12 वर्ष के बाद वो शिकार के लिए निकलेंगी, क्योंकि उन्होंने युद्ध किया था।
तो यहाँ वो कह रही है कि नहीं, किसी ग्वालिन की कोई साठ गांठ अब नहीं चलेगी। सच, वर्तमान समय से किस तरह से कविता जुड़ी हुई है। सच, बहुत जरूरत है झारखंड में एक बार फिर एक जबरदस्त जनी शिकार। क्योंकि कह रही कि अब जो झारखंड में हमारे जंगलों को लूटने वाले जो आ रहे हैं बाहरी, जो घुसपैठ हो रही है और हमें बेदखल करने की कोशिश कर रहे हैं, एक बार और जरूरत है हम सभी स्त्रियों को संगठित होकर इनके साथ संघर्ष करने की। और इतिहास के उस कालखंड में तो एक स्त्री ने ही स्त्री के संघर्ष को कमजोर किया था, लेकिन मौजूदा समय में हमारे साथ सभी स्त्रियां खड़ी हैं पुरजोर तरीके से। आज कोई एक स्त्री के बीच में एक जो बहनापे का संबंध बहुत मजबूती के साथ बना है और फिर हमें कोई परास्त नहीं कर सकता है। वो चैलेंज, चुनौती दे रही है, पुरुषों को चुनौती दे रही है ये स्त्रियां अपने घर के पुरुषों को, कि यदि तुम संघर्ष नहीं कर सकते, तुम लोहा नहीं ले सकते। क्योंकि याद करो इतिहास के उस कालखंड को जिस समय पुरुष उत्सव में लीन थे और उस समय स्त्रियों ने जाकर के घर के बाहर संघर्ष किया। तो आज भी हम स्त्रियां इतनी सशक्त हैं कि हम हाथ पर हाथ धर करके नहीं बैठेंगी। यदि हमें लगेगा कि हमारे घर के पुरुष की उंगलियां, हाथों की उंगलियां थरथरा रही हैं, वो संघर्ष करने से बचना चाहते हैं, तो फिर हम बन जाएंगी सिनगी दई। अब जब तुम इस कविता के बारे में लिखोगे तो पूरे आंदोलन का जिक्र तुम्हें करना पड़ेगा कि सिनगी दई का इतिहास के कालखंड से क्या संबंध रहा है। क्योंकि पूरी कविता उस सिनगी दई के इर्द गिर्द ही घूम रही है और उसी के माध्यम से स्त्री सशक्तिकरण को दिखा रही है। समझ में आ रही है बात? यस मैम। मैम पर ये युद्ध हुआ कब था? ये मैंने बताया था ना कि रोहतास गढ़ पर एक जगह था जहां उरांव समुदाय के लोग रहते थे आदिम समय, बहुत प्राचीन समय में, ये मध्यकालीन समय जो था। और अचानक से उस गढ़ पर तुर्क और पठानों ने आक्रमण कर दिया। तो जब उनका आक्रमण हुआ तो वो समुदाय, क्योंकि वो जहां रहता है, जहां सबसे सुंदर पहाड़, पर्वत या पत्थर रहे होंगे, जहां ये जनजातीय लोग रहते होंगे, तो इनको कैसे वहां से बेदखल करना है, कैसे वहां से भगाना है, ये उद्देश्य होता था कि हटाओ हटाओ, इनको खाली कराओ, अब हमारा आधिपत्य यहां रहेगा। तो इन्होंने उनसे लोहा लिया था और फिर उसके बाद भी एक दो और नेतृत्व हुआ था, इन स्त्रियों ने किया था। ये बहुत सशक्त स्त्रियां आने वाले समय में उरांव जनजातियों में मानी गई, सिनगी दई, चंपू दई और कैली दई। और इन्होंने स्त्रियों का एक पूरा नेतृत्व किया और कई बार ये युद्ध में लड़ी भी, अलग अलग कालखंड में, और कई बार परास्त भी हुई, विजय भी प्राप्त की। लेकिन सबसे मजबूत बात यह है कि इन्होंने अपने अस्मिता की लड़ाई, अस्मिता यानी कि इनकी अपनी व्यक्तिगत अस्मिता नहीं, एक सामूहिक अस्मिता, कि हम इस पर्वत माला को छोड़ करके क्यों जाएं, इसके लिए उन्होंने काफी लड़ाई भी लड़ी। और फिर वो उस समुदाय की, उस उरांव समुदाय की महिलाओं की एक प्रथा बन गई
कि वो 12 वर्ष के बाद एक प्रथा के तौर पर शिकार पर निकलती हैं वो स्त्रियां, और शिकार पर निकलती हैं तो सजग करके, वो पीछे से वार नहीं करती, वो सजग करके कि हम शिकार के लिए निकली हुई स्त्रियां हैं। यानी कि हम भी हथियार उठा करके और उन हथियारों का हम प्रयोग अपने जीवन में, अपने व्यवहार में कभी न कभी करेंगे, हमारी आदत का हिस्सा भी रहेगा, है ना। क्योंकि पुरुष नहीं लड़ सकते हैं तो हम भी लड़ेंगे। और एक थोड़ा सा हम ग्रेस कुजूर की कविताओं में भाषिक विविधता और थोड़ा सा उन पर जिक्र कर लेते हैं, है ना। बिंब और प्रतीक जो आए हैं ग्रेस कुजूर की कविताओं में। क्योंकि ये सभी महत्वपूर्ण लेखक हैं आदिवासी अस्मिता के। ग्रेस कुजूर जो हैं, उनकी कविता में भी केवल स्थानीय समस्याएं नहीं हैं, केवल स्थानीय बिंबों में एक वैश्विक चिंता समाहित है ना। इस तरह से देखा जाए तो वे एक वैश्विक धरातल पर सभी प्रकार के प्राणियों को रहने की स्वतंत्रता होनी चाहिए, इस बात के लिए वह चिंतित दिखाई देती, और यही चिंता उन्हें आदिवासियों के अस्तित्व के संकट के प्रति भी है। उनकी कविताओं में भी तुम देखोगे कि प्रकृति और पर्यावरण पर निरंतर बढ़ते जो संकट हैं उनको प्रतिबिंबित करती हैं, और यह प्रकृति और पर्यावरण का संकट तो कोई स्थानीय संकट है नहीं, यह एक वैश्विक चिंता का विषय है। और इस बात को ग्रेस कुजूर जो हैं वो बड़ी संजीदगी से रखती हैं। दूसरी विशेषता इनकी यह है कि उनकी कविताओं में स्वप्नशीलता मौजूद है। स्वप्न जो होता है, हर जो बड़ा रचनाकार होता है वो सिर्फ यथार्थ का ही चित्रण नहीं करता है, बल्कि समाज को निरंतर आगे बढ़ने का स्वप्न भी दिखाता है। और स्वप्न हमेशा जो वर्तमान स्थिति है उससे बेहतर की स्थिति को दिखाने वाला प्रतिबिंब होता है ना। तुम देखो कि स्वाधीनता आंदोलन के दौर में जो साहित्य लिखा गया, रचा गया, वहां आजादी को एक स्वप्न के रूप में दिखाया गया है कि नहीं। जबकि हम जानते हैं कि वे कवि गुलामी के दौर से जूझ रहे, संघर्ष कर रहे दिनों में लिख रहे थे, लेकिन स्वप्न जो होता है वो हमेशा यथार्थ को परिवर्तित करने वाला होता है। जो स्थिति होती है हम उससे बेहतर बनाने की कोशिश में स्वप्न देखते हैं,
और वे स्वप्न हमारे पूरे भी होते हैं। तो इनके यहाँ भी ग्रेस कुजूर की कविताओं में भी एक बहुत स्वप्नशीलता का संसार रचा गया है ना, कि जो है उससे एक बेहतर जीवन, एक बेहतर समाज, एक बेहतर संसार, जो संसार है उसके प्रति संसार रचने का, एक परिवर्तन का स्वप्न देखने वाली एक बहुत ही महत्वपूर्ण कवित्री के तौर पर ग्रेस कुजूर का नाम आता है। और चूंकि बहुत संश्लिष्ट भाषिक प्रतीक, बिंब और विधान में इनकी कविता रची गई है, तो ये प्रतीक जो है ये बड़े विशिष्ट परिस्थिति का प्रतिनिधित्व करते हैं। जो प्रतीक आते हैं आदिवासी कविताओं में, वे प्रतीक दरअसल आदिवासी जीवन और आदिवासी समुदाय के संघर्ष को बताने वाले प्रतीक होते हैं। ग्रेस कुजूर ने आदिवासी जीवन में तीर जो होता है जिससे शिकार किया जाता है, इस नए प्रतीक का प्रयोग अपनी कविताओं में किया है। यह दरअसल यह तीर क्या है? यह गहरा प्रतीक है, प्रतीकार्थ है। इसका कोई यहां सिर्फ अभिधार्थ नहीं है जिसे हम ग्रहण कर लें, क्योंकि कविता एक संश्लिष्ट विधा है और किसी एक शब्द के माध्यम से एक पूरे ऐतिहासिक कालखंड को भी वो दिखाती है। और बहुत सारे जो शब्द होते हैं उनके अर्थ भी परिवर्तित होते हैं, है ना। अब जो तीर है वो आदिवासी समुदाय ऐसा नहीं है, किसी जमाने में वो तीर का प्रयोग अपनी आत्मरक्षा के लिए करता था, शिकार करने के लिए करता था, लेकिन आज के समय में ऐसा नहीं है कि आज के समय में भी आदिवासी समुदाय के लोग तीर और धनुष लेकर के चलते हैं, है ना। एक जो हमारा परसेप्शन है, वो परसेप्शन क्या आज के समय में है? नहीं है। वो आत्मरक्षा के लिए उस तरह के शस्त्र का निर्माण स्वयं करते थे और उनका प्रयोग करते थे। तो आज के समय में यदि ग्रेस कुजूर के यहाँ यह कविता तीर शब्द आया है, तो वह तीर एक नया प्रतीक है, यानी कि आदिवासी संस्कृति में तीर जो है वो शिकार, आत्मरक्षा, युद्ध और प्रतिरोध, इन सब का प्रतीक बनकर के आया है कि आज भी यदि आवश्यकता पड़े तो हम अपनी आत्मरक्षा के लिए शस्त्र उठाएंगे। हमसे कोई युद्ध करने आएगा तो हम युद्ध के लिए भी तैयार हैं और हम प्रतिरोध भी दर्ज करेंगे। तुम एक इनकी जो एक जनी शिकार अभी हम लोगों ने उसका जिक्र किया, उस कविता का, है ना। दूसरा, ये स्त्रियों के लिए स्त्री सशक्तिकरण
को शब्द देने वाली एक महत्वपूर्ण कवियत्री के तौर पर भी ग्रेस कुजूर का नाम आता है। ये जो आदिवासी स्वर है, यह आदिवासी स्वर एक तरह से देखा जाए तो अपने जल जंगल जमीन को बचाने में संघर्षरत स्वर है। इनकी अस्मिता भी इसी जल जंगल और जमीन से जुड़ी हुई है। जल का अर्थ प्राकृतिक संसाधन, जंगल यानी कि वृक्ष और वनस्पतियों के प्रतिनिधित्व करने वाले, और जमीन यानी कि जहां से इनका नाभिनाल संबंध जुड़ा हुआ है। इनको बचाने के लिए यह समुदाय जो है वो प्रतिरोध की एक जमीन तैयार कर चुका है, और इसमें इस प्रतिरोध की जमीन तैयार करने में सिर्फ आदिवासी समाज के पुरुषों का ही सहयोग नहीं है, बल्कि स्त्रियां शायद बहुत ज्यादा संवेदनशील और सशक्त ढंग से इस जमीन को तैयार करती हैं। जैसे जिस तरह से कृषि भूमि को तैयार करने में स्त्रियां अपना योगदान दे रही हैं। तुम देखो कि भले ही किसान जो होते हैं वो उन पर जमीन पर उनका एक अधिकार होता है, हालांकि आदिवासी समुदाय में ऐसा नहीं है। आदिवासी समुदाय में बंटवारा भी स्त्री और पुरुष, मैंने कहा कि जेंडर का बहुत ज्यादा भेदभाव वहां नहीं देखने को मिलता जो बाकी समाज में है। लेकिन बावजूद इसके बार बार कविताओं में तुम देखो कि आ रहा है कि यदि पुरुष हड़िया पी करके पड़ा रहा है, या पुरुष मांदर बजा रहा है, पुरुष आनंद में मग्न है, तो इसका यह मतलब नहीं है कि वह संघर्ष कमजोर हो जाएगा। स्त्रियां सशक्त हैं, स्त्रियां भी उतनी ही तैयारी के साथ जुटी हुई हैं, शायद उससे ज्यादा तैयारी के साथ जुटी हुई हैं, और वो अपने जमीन को किसी कीमत पर नहीं जाने देंगी। उन्होंने इतिहास से भी एक सबक ली है, और अपने जन समुदाय को बचाने के लिए अपनी प्रतिरोध की जमीन तैयार करने वाली जो महत्वपूर्ण कवियत्रियां हैं, उसमें ग्रेस कुजूर का एक बहुत ही प्रमुख स्थान है। ये बहुत बड़े उसमें रही, आकाशवाणी से जुड़ी रही, आकाशवाणी के एक बड़े पद पर थी ग्रेस कुजूर जी, और उनका जिक्र उन्होंने अपना ये बताया है कि उनकी शिक्षा दीक्षा भी बहुत अच्छी हुई है ना। वे रांची के कॉन्वेंट स्कूल से पढ़ी, टीचर ट्रेनिंग किया उन्होंने, और यूपीएससी के थ्रू रेडियो कार्यक्रम अधिशासी के पद पर उन्होंने आकाशवाणी में कार्यभार ग्रहण किया। भागलपुर में उनकी पहली पोस्टिंग थी, और बाद में वो रांची आकाशवाणी में आ गई। पटना में भी काफी दिनों तक निदेशक के रूप में आकाशवाणी केंद्र में रही, और वहां के विज्ञापन प्रसारण सेवा में बतौर सहायक केंद्र निदेशक के रूप में कार्य किया। इसलिए इन्होंने बहुत सारे गीत लिखे,
गीतों की भी रचना की है। रेडियो कार्यक्रम में इनकी बहुत सहभागिता रही है, विदेशों में भी ये गई, तो बहुत सशक्त स्वर है। वो अपने आकाशवाणी के अनुभव के बारे में बताती हैं कि चूंकि मैं आकाशवाणी से जुड़ी हूं, इसलिए अपनी भाषा को लेकर के मैं बहुत ज्यादा सजग रही, चिंतित रही, है ना। तुम देखो रेडियो वगैरह पर जो भाषा आती है, जो आवाज होती है, अ, उसमें बहुत ज्यादा सजगता की आवश्यकता होती है। एक बड़ी चुनौती होती है कि हम जो कुछ भी बोल रहे हैं, हमें दर्शक नहीं देख रहा है, हमें सुनने वाले श्रोता है ना। तो इसलिए भी बहुत ही कम शब्दों में अपनी प्रतीकात्मक ढंग से अपनी बात कहना, और बहुत सारी भाषाओं की ज्ञाता थी वो। उन्होंने कई सारे भाषाओं में प्रसारण करवाया, मुंडारी भाषा में, संताली भाषा में, खड़िया में, कुड़ुख में। ये 5-5 मिनट के समाचार प्रसारित किए अपने समय में। उन्होंने लोक कथाएं प्रसारित करवाई, है ना। तुम लोग इसे सर्च करके देख भी सकते हो, जो रेडियो आकाशवाणी आर्काइव्स होते हैं उसमें ये सब चीजें मिल जाएंगी, है ना। अगर कोई व्यक्ति आने वाले समय में, मैं तो बहुत यह भी कहूंगी कि तुम लोग इस दिशा में शोध कार्य भी करो, क्योंकि तुम सब फाइनल ईयर के विद्यार्थी हो और आगे तुम्हें अपनी शोध की प्रवृत्ति को डेवलप करना है। बेटा, हम केवल परीक्षा पास करने के लिए नहीं पढ़ते हैं। तुम सब बहुत ये कितनी गौरव की बात है कि तुम्हें इस विश्वविद्यालय से जुड़ने का अवसर मिला है, दिल्ली विश्वविद्यालय से, और तुम्हें वे सारे बड़े प्रोफेसर तुम्हारी क्लास ले रहे हैं जो रेगुलर में पढ़ाते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। तो तुम इस दिशा में भी अपनी शोध की प्रवृत्ति को डेवलप कर सकते हो। और बल्कि मैं एक सुझाव दूंगी तुम लोगों को कि ग्रेस कुजूर पर कोई आने वाले समय में पीएचडी करना चाहे तो कर सकता है। बहुत ही संजीदा, एक स्त्री, आदिवासी अस्मिता से जुड़ी हुई स्त्री का एक सशक्त स्वर उनकी कविताओं में पढ़ने को मिलता है। एक पूरा वह रचनाकार जो अपनी अस्मिता, अपने कालखंड, अपने इतिहास बोध से, अपनी परंपरा बोध से बहुत संलग्नता के साथ जुड़ा हुआ है। बहुत, वो जितने बड़े पद पर रही, वो चाहती तो अपनी पहचान को बिलगा सकती थी और एक अपनी बड़े पदाधिकारी के तौर तरीके वो अपना सकती थी, लेकिन उनके भीतर की जो एक संजीदा, एक सशक्त आदिवासी स्त्री है, वो सदैव जागृत रही। तो ऐसे सशक्त व्यक्तित्व पर तुम लोगों को सोचना चाहिए। इस दिशा में तुम शोध कार्य, पहले कोई रिसर्च पेपर लिखो, खोज करो, कुछ नया देखो, और फिर इस दिशा में तुम शोध कर सकते हो। मुझे लगता है कि आज हम लोगों ने बहुत, मैंने तो अपने समूचे एक अकादमिक जर्नी में एक दिन में इतनी लंबी कक्षा नहीं ली है जो आज तुम लोगों के साथ मैंने साझा की, है ना। ये 4 घंटे हम लोगों ने एक साथ एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर और लगातार आदिवासी विमर्श पर चर्चा करते हुए, आदिवासी साहित्य पर बातचीत करते हुए हमें पता नहीं चला कि समय कैसे बीत गया, और बहुत ही आनंददायक क्लास रही। ये हमें हमेशा याद रहेगी। और आगे भी परीक्षा से पहले हम ग्रुप पर तो कनेक्ट हैं ही, किसी भी तरह की कोई भी कठिनाई हो, आप ग्रुप पर लिख सकते हैं, मेंशन कर सकते हैं। हमारा सहयोग तुम्हें सदैव मिलता रहेगा। इसी के साथ मैं आज की कक्षा समाप्त कर रही हूं। तुम सभी जुड़े रहे और पूरे धैर्य के साथ तुम लोगों ने मुझे सुना, इसके लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।